गुड मॉर्निंग बच्चों सभी। आज फिर से एक बार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अभिजीत ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज मैं बता देना चाहूं कि साइंस में जितने भी एनसीईआरटी का साइंस है उसमें पिछला चैप्टर साइंस का जो है उसका ऑब्जेक्टिव मैं दे दिया हूं। आप लोग को प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आप लोग प्लेलिस्ट से जाके उसकी तैयारी कर सकते हैं। तो आज मैं फिर विद्युत वस्तुनिष्ठ प्रश्न पार्ट 1 लेकर आ गया हूं। तो चलिए बिना देरी किए एक एक सवाल को शुरू किया जाए और सभी सवाल को अच्छी तरह से सॉल्व किया जाए, ठीक है ना। चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू किया जाता है। सवाल नंबर 1 है, निम्न में से कौन अर्धचालक नहीं है, ठीक है ना। तो इसका जो है ऑप्शन में दिया है सिलिकॉन, जर्मेनियम, पारा और इनमें से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पारा जो है हमेशा विद्युत का सुचालक होता है, ठीक है ना। इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए इसके बाद सवाल कह रहा है वोल्ट या एम्पियर प्रदर्शित करता है। वोल्ट या एम्पियर प्रदर्शित करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है यानी ओम को प्रदर्शित करता है। वोल्ट या एम्पियर किसको प्रदर्शित करता है? ओम को प्रदर्शित करता है, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल है विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है, ठीक है। विद्युत प्रतिरोध जो होता है उसका मात्रक होता है ऑप्शन ओम होता है, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? विद्युत प्रतिरोध को हम लोग मापते हैं ओम में, ठीक है ना। हम लोग मापते हैं ओम में, ठीक है ना। चलिए चौथा नंबर सवाल है विद्युत धारा का मात्रक होता है। विद्युत धारा का मात्रक होता है, तो दिया है वाट, वोल्ट, ओम और एम्पियर। तो विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर, ठीक है। इसको एम्पियर में हम लोग मापते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है 1, 2 और 3 ओम के 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध, यानी सभी प्रतिरोध को जब जोड़ दिया जाएगा तो पूरा कुल प्रतिरोध कितना होना चाहिए? तो इसमें जो है दिया है ऑप्शन नंबर ए में 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम और डी में दिया है 6 ओम। तो इसमें आंसर जो होगा 2, 1 3 4, 3 और 3 6 और 3 9 हो रहा है, लेकिन इसमें जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी 6 ओम होगा आंसर, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल क्या कह रहा है? विभवांतर का एसआई मात्रक होता है, यानी कह रहा है कि विभवांतर को हम लोग क्या चीज़ में मापते हैं, ठीक है ना। तो बच्चा जी लोग आप लोगों से बता देना चाहूँ कि विभवांतर को जो है हम लोग वोल्ट में मापते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट आंसर होगा वोल्ट। विभवांतर को हम लोग वोल्ट में मापते हैं, ठीक है ना, वोल्ट में मापते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? 7वां नंबर सवाल कर रहा है विभव का मात्रक होता है, यानी विद्युत विभव को हम लोग किस में मापते हैं? एम्पियर में मापते हैं, वोल्ट में या ओम में या वाट में मापते हैं, ठीक है। मैं बता देना चाहूँ कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि विभव को हम लोग वोल्ट में ही मापते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 100 वाट और 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होता है, ठीक है ना। तो इसका प्रतिरोध 484 ओम होता है। कितना होता है? 484 ओम। इसको न्यूमेरिकल में सब्जेक्टिव में बता दिया जाएगा, ठीक है। इसलिए आप लोग इसको याद रखिएगा 484 ओम होता है। 100 वाट या 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध आप लोग जनरली जानते हैं ना कि 100 वाट का जो बल्ब होता है ना उसका तंतु का प्रतिरोध होता है 484 ओम। 484 ओम याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है टंगस्टन निम्नलिखित में से किस ताप पर पिघलता है, यानी विद्युत बल्ब में जो 100 वाट का जो बल्ब होता है ना
उसमें टंगस्टन जो लगा होता है, टंगस्टन का तार, उस टंगस्टन के कह रहा है कितना ताप पर पिघलता है, ठीक है ना। तो इसमें जो है कह रहा है 2500 सेल्सियस, बी में कह रहा है 3000 सेल्सियस, सी में कह रहा है 3500 सेल्सियस और डी में कह रहा है 4000 सेल्सियस, ठीक है ना। लेकिन इसमें जो है ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3500 सेल्सियस, ठीक है ना। अगला सवाल 10वां नंबर में कह रहा है विद्युत शक्ति का मात्रक है, यानी विद्युत शक्ति को किसमें मापा जा सकता है, ठीक है ना। तो विद्युत शक्ति को कह रहा है कि एम्पियर, वोल्ट, ओम और वाट किसमें मापा जा सकता है, ठीक है ना। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वाट में। किसमें? वाट में। विद्युत शक्ति को वाट में मापते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल क्या कह रहा है प्रतिरोध का एसआई मात्रक। पहले भी यह क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है, ठीक है ना। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच कोई विद्युत परिपथ है जिसके बीच जिसका विभवांतर जो है 12 वोल्ट है और उसके बिंदुओं के बीच 2 कूलम्ब आवेश, यानी आवेश को जो है हम लोग कूलम्ब में मापते हैं, ठीक है। तो 2 कूलम्ब आवेश को ले जाने में कार्य किया जाता है। कितना कार्य किया जाता है? यानी सभी कार्य जो है जूल में दिया है, 6 जूल, 24 जूल, 14 जूल और 10 जूल। जूल का ही यहाँ पे जे दिया हुआ है, ठीक है ना। तो चलिए इसमें जो है ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 24 जूल। 24 जूल ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए 13 नंबर सवाल क्या कह रहा है। 13 नंबर सवाल कह रहा है सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है। सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है। ऑप्शन ए में है ओम, बी में वोल्ट, सी में एम्पियर और डी में कूलम्ब दिया है, ठीक है ना। तो मैं बता देना चाहूँ कि सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है, विद्युत वाहक बल का मात्रक वोल्ट होता है, ठीक है ना। क्या होता है जी? वोल्ट होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल क्या कह रहा है 13 नंबर में कह रहा है एक एमीटर के स्केल पर, एक एमीटर के स्केल पर 0 तथा 2a के बीच 20 विभाग हैं। 20 विभाग हैं। इसका अल्पतमांक है। अल्पतमांक यानी कम से कम अंक कितना होना चाहिए एमीटर स्केल का, ठीक है ना। तो आप लोगों से बता देना चाहूँ कि यह अल्पतमांक क्या होता है इसका 0.1 एम्पियर होना चाहिए। 0.1 एम्पियर यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। याद रखिएगा इसको। अगला सवाल क्या कर रहा है आवेश का एसआई मात्रक होता है। आवेश का एसआई मात्रक होता है, इसको तो आप चुटकियों में उड़ा सकते हैं सर। इसका जो है आवेश का एसआई मात्रक कूलॉम होता है। अभी एक क्वेश्चन में इसको बताया है। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। आवेश का एसआई मात्रक कूलॉम होता है। आवेश का एसआई मात्रक कूलॉम होता है, ठीक है। याद रखिएगा इसको ऐसे ही, ठीक है। चलिए अगला सवाल क्या कह रहा है कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं। उस तार में कह रहा है कि उस तार में जो गतिशील कण होते हैं वे क्या होते हैं? आप कहिएगा सर वे तो होते हैं इलेक्ट्रॉन, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन जो है तार में चलते हैं जिससे हम लोग को विद्युत मिल पाता है, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल क्या कह रहा है निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है, ठीक है। आप कहिएगा सर इसमें किसमें करंट चलता है? सल्फर में नहीं चलता है, प्लास्टिक में नहीं चलता है, आयोडीन भी गलत है, ग्रेफाइट में चलता है, ठीक है ना। है तो यह अधातु लेकिन ग्रेफाइट में करंट क्या होता है? चलता है। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल क्या कह रहा है विभवांतर का मात्रक होता है। विभवांतर का मात्रक होता है, ये सवाल जो है पहले भी आ चुका है। इसका ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट आंसर विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है, ठीक है ना। 19 नंबर सवाल क्या कह रहा है विद्युत बल्ब का तंतु
किस धातु का बना होता है? अरे यार, विद्युत बल्ब का तंतु तो टंगस्टन का बना होता है। आप कहिएगा सर ये तो बहुत ही आसान है, विद्युत बल्ब का तंतु जो है टंगस्टन का बना होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। चलिए 20 नंबर क्या कह रहा है? 20 नंबर में कह रहा है 10 ओम एवं 20 ओम के दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? आप कहिएगा सर 10 ओम और 20 ओम को जब श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध अगर हम लोग ज्ञात करना चाहें तो ये हो जाएंगे 20/3 हो जाएगा, ठीक है ना। 20 नहीं 20/3 नहीं, 30 हो जाएगा। 20 और 10 और 20 दोनों को जोड़ दिया जाता है, ठीक है ना। तो इसको जो है ओम, एक है 10 ओम और एक 20 ओम है, दोनों को मिला करके 30 ओम हो जाएंगे, यानी 30 ओम इसमें है ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध होगा। तो फिलामेंट का प्रतिरोध कितना होना चाहिए? 110 ओम होना चाहिए। इसको जो है हम लोग कर देते हैं 220/2 जो कि 110 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अगला सवाल क्या कर रहा है? 22 नंबर, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? आप अगर इस सवाल को देखेंगे तो कहेंगे कि सर बैटरी से तो डीसी प्रकार की धारा प्रवाहित होती है, प्राप्त होती है। तो अगर देखा जाए तो एसी कहाँ से प्रवाहित होती है? तो यह जो है हम लोग के यहाँ जो 220 वोल्ट वाला जो विद्युत चलता है ना, उससे एसी प्राप्त होती है, लेकिन बैटरी से डीसी, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल क्या कर रहा है? 23 नंबर सवाल क्या है? एमीटर का विद्युत परिपथ में एमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? कैसे जोड़ा जाता है? एमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? एक करंट को जो है ना मापने वाला यह यंत्र है एमीटर। तो इसको हम कह सकते हैं कि श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। कैसे जोड़ा जाता है जी? तो श्रेणी क्रम में, इस तरह से श्रेणी क्रम में, तो इसके बीच में जो है एमीटर को जोड़ दिया जाता है श्रेणी क्रम में। इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए 24 नंबर सवाल क्या है? 24 नंबर सवाल में है कि वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? वोल्ट मीटर को कैसे जोड़ा जाता है जी? तो आप कहिएगा कि अमीटर को तो श्रेणी क्रम में, लेकिन वोल्ट मीटर को जो है ना समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है। किस क्रम में? समांतर क्रम में। इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, समांतर क्रम में, ठीक है ना। चलिए 25 नंबर सवाल क्या कह रहा है? 25 नंबर में है कि विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं जी? आप कहिएगा सर विभवांतर मापने वाले यंत्र को हम वोल्ट मीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए 26 नंबर सवाल क्या कह रहा है? वोल्ट 1 वोल्ट कहलाता है, 1 वोल्ट कहलाता है, ठीक है ना। तो इसका 1 वोल्ट बराबर क्या होता है? 1 वोल्ट बराबर 1 वोल्ट बराबर हो जाता है जूल बटे कूलॉम। यानी देखेंगे जूल बटे कूलॉम कहाँ दिया है जी? तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है जूल बटा कूलॉम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जूल बटे कूलॉम, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है कि किलोवाट घंटा मात्रक है, यानी किलोवाट घंटा में किसको मापते हैं? धारा को, समय को, या विद्युत ऊर्जा को, या फिर विद्युत शक्ति को, ठीक है। तो इसमें जो है ना किलोवाट घंटा में हम लोग विद्युत विद्युत विद्युत
विद्युत ऊर्जा को मापते हैं, विद्युत ऊर्जा को मापते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए इसके बाद 28 नंबर सवाल देख रहे हैं क्या कह रहा है। ठीक है ना। चलिए विद्युत हीटर की कुंडली में, यानी विद्युत हीटर जो बनाया गया रहता है, जो हीट होकर के हम लोग को तापमान देती है, उसमें किसका प्रयोग होता है। तो ये तो बहुत ही आसान सा सवाल है। इसमें जो है नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है। किसका? नाइक्रोम का, जो हीट होकर के और हम लोग को तापमान देता है। जो क्या करता है, जो हीट होकर के, जो हीट होता है ना, तो हम लोग को तापमान देता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नाइक्रोम। ठीक है ना। चलिए 29 नंबर सवाल क्या है। विद्युत चुंबक बनाए जाते हैं। अरे यार ये तो चुटकी में आप उड़ा सकते हैं, इसमें किसी प्रकार की समस्या ही नहीं है। तो 29 नंबर सवाल में कह रहा है विद्युत चुंबक किससे बनाया जाता है। तो आप कहिएगा सर विद्युत चुंबक तो नरम लोहे का बनाया जाता है। ठीक है ना। इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉरी, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला नंबर सवाल है 30 नंबर में। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है। तो क्या चीज़ है जिससे हम लोग विद्युत धारा उत्पन्न करते हैं। ठीक है ना। जनित्र, जिसको हम लोग जनरेटर कहते हैं, मोटर है, एमीटर है और गैल्वेनोमीटर है। ठीक है ना। तो आप कहिएगा सर हम लोग तो विद्युत धारा अपने जनरेटर से उत्पन्न करते हैं। तो इसका हो जाएगा जनित्र, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा, जनित्र। ठीक है ना। चलिए 31 नंबर में क्या कह रहा है। 31 नंबर सवाल है, एक एचपी, एचपी का फुल फॉर्म हम लोग हर्स पावर कहते हैं। हर्स पावर को हिंदी में अश्व शक्ति कहते हैं। तो कह रहा है कि एक एक एचपी जो है कितना के बराबर होता है। यानी बहुत सारे गाड़ियाँ भी है जो एचपी में उसका पावर निर्धारित किया जाता है। तो 31 नंबर सवाल में है कि एक एचपी कितना के बराबर होगा। तो आप लोगों से बता देना चाहूँ कि एक एचपी जो है 746 वाट के बराबर होता है। अतः ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 746 वाट। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। 32 नंबर में सवाल है कि निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है। छोटा सा एक सूत्र दे दिया है जिसमें V बराबर आपको IR, यानी कि V बराबर IR सही है। ठीक है। V बराबर IR एक फार्मूला होता है, I गुना R। ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। चलिए 33 नंबर में क्या कह रहा है। कह रहा है निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है। विद्युत शक्ति को निरूपित करता है। तो I2R, I2R जो है विद्युत शक्ति को निरूपित करता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है ना। चलिए 34 नंबर में क्या कह रहा है। 34 नंबर में कह रहा है कि स्थिर विद्युत में आवेश किस स्थिति में रहते हैं। ठीक है ना। विद्युत और स्थिर विद्युत में आवेश किस स्थिति में रहते हैं। ठीक है ना। तो विरामावस्था में रहते हैं। आप कहिएगा कि सर हमेशा विरामावस्था में रहते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, विरामा अवस्था में। ठीक है ना। चलिए इसके बाद सवाल क्या कर रहा है। सवाल कर रहा है धारा में आवेश रहते हैं। धारा में आवेश रहते हैं तो किस अवस्था में रहते हैं। आप कहिएगा सर गति की अवस्था में रहते हैं। धारा में आवेश जो है हमेशा गति की अवस्था में रहते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना। चलिए अगला सवाल क्या कर रहा है। कर रहा है ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है। ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है, यानी ऊर्जा को हम लोग हमेशा जूल में मापते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना। चलिए ऊर्जा को हमेशा हम लोग जूल में मापते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है। पर है किलोवाट घंटा का व्यवहारिक मात्रक क्या है। व्यवहारिक मात्रक क्या है, यानी किलोवाट घंटा में हम लोग किसको, क्या है इसका, किस में व्यवहार किया जाता है। ठीक है ना। तो आप कहिएगा सर ये एक
प्रकार का यूनिट है, किसी तत्व को मापने का यूनिट है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल क्या कह रहा है। अगला सवाल कह रहा है जूल का मान होता है, जूल का मान होता है, तो जूल का मान जो है 0.24 होता है, जो कि आप लोग को दिया है ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर सवाल देख लेते हैं। चलिए 39 नंबर में दिया है शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड किस धातु का होता है। शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड किस धातु का होता है। तो शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड जो है किसका होता है जी, जस्ता का। किसका होता है, जस्ता का, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल क्या कर रहा है। अगला सवाल कर रहा है शुष्क सेल में धन इलेक्ट्रोड किस धातु का होता है। शुष्क सेल में धन इलेक्ट्रोड किस धातु का होता है, तो वह होता है कार्बन का। किसका होता है, कार्बन का, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है ना। अगला नंबर सवाल क्या है, 41 नंबर में कह रहा है कि किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है। तो किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने में एक सूत्र आता है, हम लोग प्रतिरोध बराबर जो है, प्रतिरोध बराबर भी यानी वोल्ट बटा इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रिक। ठीक है, तो आर बराबर भी बटा आई होता है। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर आपको बी में दिया हुआ है। ठीक है ना, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 42 नंबर में सवाल क्या कर रहा है, बिजली के फ्यूज का तार बना होता है। बिजली के फ्यूज का तार यानी कि हम लोग के बोर्ड में जो लगा रहता है ना, जो फ्यूज का तार, उसमें से किसी परिपथ पर अगर अधिक अधिक लोडेड पड़ता है तो वह तार सबसे पहले पिघल जाता है। तो वह तार जो है किसका बना होता है जी, तो आप कहिएगा सर यह जो है तांबे और टीन दोनों को मिला करके बना होता है, यानी यह जो है ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तांबे और टीन दोनों को मिलाकर बनता है फ्यूज का तार। ठीक है, अगला सवाल क्या कर रहा है, LeV यानी कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना के बराबर होता है जी। तो आप कहिएगा सर इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है 1.6 गुना 10 के पावर -19, 10 का पावर ये जो है ना 10 का पावर -19 के रूप में यह है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे 10 - 19 जूल हो गया है ना। ठीक है, इसका इसका जो है आप लोग ठीक से अच्छी तरह से देख लीजिएगा, यहाँ जो है ना ये वाला ये 10 का पावर -19 जूल होना चाहिए। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट आंसर होगा, 1.6 गुना 10 के पावर -19 जूल। ठीक है ना, चलिए 44 नंबर सवाल क्या कर रहा है, एक मीटर एम्पियर बराबर कितना होता है। एक मीटर एम्पियर बराबर कितना होता है। एक MA बराबर आपको हो जाएगा, सब्जेक्टिव में इसको बता दिया जा चुका है, जा करके आप लोग प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो 44 आपका नंबर सवाल का आंसर 1 एम्पियर कितना होता है। ठीक है, तो यह हो जाएगा 10 के पावर -3 एम्पियर। ठीक है ना, 1 मीटर एम्पियर बराबर 10 के पावर -3 एम्पियर होता है। ठीक है ना, इसमें जो है ए में ऑप्शन में ए में दिया है, जो कि करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं। 45 नंबर में कह रहा है 1 म्यू एम्पियर कितना के बराबर होता है। इसको हम लोग म्यू पढ़ते हैं। ठीक है, 1 म्यू एम्पियर कितना के बराबर होता है। ठीक है, तो यह जो है 1 म्यू एम्पियर 10 के पावर -6 एम्पियर के बराबर होता है। यहाँ भी 10 का पावर -6 होना चाहिए, 10 का पावर -6 एम्पियर, जो कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है ना, चलिए इसके बाद 46 नंबर सवाल में है,
46 नंबर सवाल क्या कह रहा है, देख लिया जाए इसको भी, ठीक है। 46 नंबर में कह रहा है चालक में इलेक्ट्रॉन तभी गमन कर सकता है जब चालक के अनुदिश चालक में इलेक्ट्रॉन तभी गमन कर सकता है जब चालक के अनुदिश क्या होता है जी। तो आप कहिएगा कि सर विद्युत दाब में अंतर होता है। क्या होना चाहिए, जब विद्युत दाब में अंतर होता है तभी इलेक्ट्रॉन चालक में गमन करते हैं, जब विद्युत दाब में अंतर होता है, ठीक है ना। चलिए 47 नंबर सवाल क्या कर रहा है, 47 नंबर में कह रहा है अगर क्यों यानी कूलॉम आवेश विभवांतर कुछ कूलॉम आवेश विभवांतर भी से प्रवाहित हो तो किया गया कार्य क्या होता है। यानी क्यों यानी कि कूलॉम जो है कुछ वोल्ट विभवांतर से प्रवाहित हो तो किया गया कार्य क्या होता है। तो आप कहिएगा कि सर किया गया कार्य जो है हमेशा दोनों का गुणनफल हो जाता है, यानी कूलॉम और विभवांतर का गुणनफल हो जाता है, ठीक है। किया गया कार्य बराबर V इंटू क्यू हो जाता है, ठीक है ना, जो कि ऑप्शन नंबर सी नंबर में दिया है, इसलिए आपका सी जो है करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है सेल बाहरी परिपथ में जिस प्लेट से धारा भेजती है, सेल बाहरी परिपथ में जिस प्लेट से धारा भेजती है उस सेल को क्या कहते हैं जी। उस सेल को जो बाहरी परिपथ में धारा भेजती है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं धन ध्रुव। क्या कहते हैं, धन ध्रुव कहते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है ना। अगला सवाल क्या कह रहा है, 49 नंबर में कह रहा है किसी चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है। किसी चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है। आप कहिएगा चालक की लंबाई पर भी निर्भर करता है, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल फल पर भी निर्भर करता है और चालक की प्रकृति पर भी निर्भर करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त सभी, ये भी होता है, ये भी होता है और ये भी होता है, ठीक है ना। चलिए 50 नंबर सवाल क्या है, किसी अस्थाई विद्युत धारा यानी किसी अस्थाई विद्युत धारा द्वारा समय में उत्पन्न किया गया एल समय में द्वारा समय में उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा क्या है। यदि ऊष्मा H है तो H है ना, तो हम लोग कह सकते हैं कि H बराबर V/T होता है। V/T नहीं ना, VIT, वोल्ट इलेक्ट्रिक और टाइम, यानी तीनों का गुणनफल हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। चलिए 51 नंबर सवाल क्या कर रहा है, जिन पदार्थों में विद्युत मुक्त रूप से प्रवाहित हो, यानी किसी भी पदार्थ में कह रहा है कि अगर विद्युत मुक्त रूप से प्रवाहित हो, ठीक है ना, तो इसमें कह रहा है कि प्रवाहित हो सकती है, मुक्त रूप से प्रवाहित हो उन्हें क्या कहते हैं, जब किसी पदार्थ में मुक्त रूप से धारा प्रवाहित होती है ना, तब उसको हम विद्युत चालक कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत चालक कहते हैं, यानी कि जिसमें विद्युत चलता हो उसको विद्युत चालक कहते हैं। जिसमें भी विद्युत अगर चलता हो तो उसको हम लोग विद्युत चालक कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ठीक है ना। चलिए इसके बाद 52 नंबर सवाल क्या कर रहा है, 52 नंबर में कह रहा है जिस पदार्थों से विद्युत प्रवाह आसानी से नहीं होता है उसे क्या कहते हैं। तो जिसमें विद्युत अच्छी तरह से चल पाता है उसको विद्युत चालक कहते हैं, और जिसमें विद्युत अच्छी तरह से नहीं चल पाता है ना उसको हम लोग कहते हैं विद्युत रोधी। जिसमें विद्युत नहीं चल पाता है विद्युत रोधी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ठीक है ना, विद्युत रोधी कहते हैं उसको, ठीक है। अगला नंबर सवाल है 53 नंबर में, कह रहा है विद्युत प्रवाह की दिशा मानी जाती है। विद्युत प्रवाह की दिशा मानी जाती है, यानी कि विद्युत प्रवाह का दिशा किस दिशा में होता है, ठीक है ना। तो यह जो है धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर होता है।
कहीं कोई मान लीजिए कोई यहाँ रखा हुआ है कुछ जिससे विद्युत निकलता हो, तो विद्युत प्रवाह की दिशा जो है ना हमेशा क्या होता है, धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर, यानी धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर होता है। ठीक है ना। चलिए 54 नंबर सवाल क्या कर रहा है, 54 नंबर में कह रहा है एकांक समय में विद्युत आवेश के परिपथ के प्रवाह से क्या कहा जाता है। एकांक समय में विद्युत आवेश के परिमाण के प्रवाह को क्या कहा जाता है, यानी कुछ परिमाण में जब विद्युत आवेश चलता है तो उसके एकांक समय में जब चलता है विद्युत, तब उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं विद्युत धारा। विद्युत धारा कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है ना, जो कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विद्युत अरे नहीं, बी नहीं ना होगा, ये हो जाएगा आपको, बी नहीं होना चाहिए, सी होना चाहिए आपको, सी। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है ना। चलिए 54 नंबर में क्या, 55 नंबर में क्या कर रहा है, 55 नंबर में कह रहा है किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो तार के प्रत्येक बिंदु से कितना इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होती है। यहाँ पे अपवाहित लिखा गया है। ठीक है ना, यहाँ पे अपवाहित लिखा गया है, यहाँ अपवाहित लिखा गया है, ये गलत है। ठीक है ना, प्रवाहित होती है, कितना इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होती है। ठीक है ना, इसको हम कह सकते हैं कि 6 गुना 1018। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, 6 गुना 1018 होता है, 1018 हो जाता है। ठीक है ना। चलिए अगला नंबर सवाल है 56 नंबर में, कह रहा है किसी विद्युत लैंप में जो जलाया जाता है जिससे हम लोग को रोशनी प्राप्त होती है, किसी विद्युत लैंप के तंतु से 0.4 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। अगर लैंप 3 घंटे तक प्रकाश देता है तो प्रवाहित आवेश कितना होना चाहिए जी। तो 3 घंटा लगातार 0.4 की रफ्तार से धारा प्रवाहित होती है ना, तो कितना कूलम धारा प्रवाहित होनी चाहिए, आवेश। तो आप कहिएगा कि सर इसमें जो है 4320 कूलम धारा प्रवाहित होनी चाहिए। इसको सब्जेक्टिव में न्यूमेरिकल टाइप का बताए हुए हैं। ठीक है ना, इसको जा करके आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है ना। 57 नंबर सवाल क्या कर रहा है, 57 नंबर में कह रहा है किसी विद्युत परिपथ में परिपथ के प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए, किसी विद्युत परिपथ में परिपथ के प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसमें जो है धारा नियंत्रक का प्रयोग किया जाता है, धारा नियंत्रक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में मिल जाएगा, धारा नियंत्रक। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। चलिए 58 नंबर में क्या कर रहा है, कोई विद्युत बल्ब 220 वोल्ट के जनित्र से संयोजित है। यदि बल्ब से 0.50 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो बल्ब की शक्ति कितनी होनी चाहिए। तो बल्ब की शक्ति जो है 110 वाट होनी चाहिए, क्योंकि इसको जो है ना हम लोग शक्ति निकालने के लिए 220 वोल्ट को अगर 2 से भाग कर देंगे तो ये हो जाएगा 110, इसलिए यह वाट में बदल जाता है ना। तो इसलिए यह हो जाएगा 110 वाट, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला सवाल क्या कर रहा है 59 नंबर में, 59 नंबर में कह रहा है किसी विद्युत बल्ब के तंतु में से 0.5 एम्पियर विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है, तो विद्युत परिपथ से प्रवाहित विद्युत आवेश का परिमाण कितना होना चाहिए। ठीक है ना, तो कितना होना चाहिए, तो 300 होना चाहिए। इसको भी सब्जेक्टिव में बताया गया है। ऑप्शन नंबर ए जो है हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। चलिए
60 नंबर 60 नंबर क्या कह रहा है, 60 नंबर में क्या कह रहा है, 60 नंबर में कह रहा है, इसको अच्छी तरह से पढ़ना होगा, ठीक है। 60 नंबर में कह रहा है विद्युत धारा विद्युत प्रवाहित कर किसी धातु की वस्तु पर अन्य किसी वांछित धातु की परत निक्षेपित करने के प्रक्रम को क्या कहते हैं जी। विद्युत प्रवाहित कर किसी धातु की वस्तु पर अन्य किसी वांछित धातु की परत निक्षेपित करने के प्रक्रम को क्या कहते हैं। तो ये तो बहुत ही आसान सा सवाल है, उसको जो है ना हम लोग विद्युत लेपन कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, विद्युत विद्युत लेपन, ठीक है ना, विद्युत लेपन कहते हैं। चलिए फ्रेंड्स, ये जो था बिहार बोर्ड क्लास 10th का साइंस का जो है भौतिकी से बहुत ही इम्पोर्टेंट हम उठाए हुए थे ऑब्जेक्टिव। तो आप लोग के एग्ज़ाम में समझिए ये सभी ऑब्जेक्टिव छप चुके हैं। तो इसका जो है अभी आप लोग पार्ट 1 देखे हैं, इसका अभी पार्ट 2 देखने के लिए यदि अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जितने भी आपके दोस्त हैं सभी दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उनका भी तैयारी हो सके, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।